आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और इसी बीच आपको बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कानून मंत्री पद से हटाए गए हैं किरण रिजिजू। अर्जुन राम मेघवाल होंगे अब नए कानून मंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि किरण रिजिजू को भू मंत्रालय सौंपा गया है। रिजिजू की जगह मेघवाल अब नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। तो ये बड़ा फेरबदल किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, किरण रिजिजू को अब कानून मंत्री पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें, अर्जुन राम मेघवाल अब नए कानून मंत्री होंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ा फेरबदल है और ये बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कानून मंत्री पद से हटाए गए हैं किरण रिजिजू। ये बड़ी खबर आपको पहुंचा दे, अर्जुन राम मेघवाल होंगे नए कानून मंत्री। इसके साथ ही किरण रिजिजू को भू मंत्रालय मिला है। रिजिजू की जगह मेघवाल अब नए कानून मंत्री होंगे। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए, ये खबर इससे बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि विजन 2024 के लिए तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। लोकसभा चुनाव 2024 होना है और इससे पहले ये बड़ा फेरबदल कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि रिजिजू की जगह अब मेघवाल नए कानून मंत्री होंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब कानून मंत्री किरण रिजिजू नहीं होंगे, उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा फेरबदल कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव और उससे पहले ये बड़ा फेरबदल कई संदेश दे रहा है। पीयूष तिवारी फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, ये किस तरीके का मैसेज दिया गया है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फेरबदल जहां किरण रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री होंगे। निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो केंद्रीय जो कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, उनका विभाग बदल दिया गया है। अब केंद्रीय जो राज्य मंत्री थे अर्जुन राम मेघवाल, उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है। और भारत सरकार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का विभाग बदल दिया है। रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को नौ मिनिस्टर होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है बाकायदा, और बताया गया है कि अर्जुन राम मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ किरण रिजिजू की बात करें तो उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि किरण रिजिजू को 2021 में कानून मंत्री बनाया गया था। सबसे खास बात है कि किरण रिजिजू हाल ही में रिटायर्ड जो जज हैं, उन पर कई टिप्पणियों को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं। किरण रिजिजू ने कोलिजियम सिस्टम को लेकर भी कहा था कि देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है, देश में सभी लोग संविधान के हिसाब से काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जस्टिसों पर टिप्पणी को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं किरण रिजिजू। और इसके साथ ही अगर बात करें उन्होंने सीधे तौर पे कई बातों का जिक्र उस दौरान किया था, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय छीन लिया गया है। यानी कि किरण रिजिजू अब कानून मंत्री नहीं रहे, अब अर्जुन राम मेघवाल को कहीं न कहीं कानून मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोदी सरकार में कई महत्वपूर्ण जो जिम्मेवारियां हैं वो किरण रिजिजू निभा चुके हैं और उन्हें कानून मंत्रालय तक की जिम्मेवारी दी गई थी। हालांकि अगर हम बात करें तो चूंकि अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान से आते हैं और राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के कई मैसेज देने की जो कोशिश है वो केंद्र सरकार की ओर से कहीं न कहीं की गई है। अब देखना होगा कि अर्जुन राम मेघवाल अपनी जो जिम्मेवारी है कब सौंपते हैं, यानी कि जो मंत्रालय है कब बाकायदा वो ज्वाइन करते हैं कानून मंत्री के तौर पे। और निश्चित रूप से इससे पहले अगर हम बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल के पास पहले से ही संस्कृति मंत्रालय में अर्जुन राम मेघवाल राज्य मंत्री के पद पर है। तो अब देखना होगा कब तक वो कानून मंत्रालय मंत्री का पद जो है वो प्रभार संभालते हैं। लेकिन एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं किरण रिजिजू को जरूर लगा है कि कानून मंत्री जैसा जो महत्वपूर्ण जो जिम्मेवारी है वो कहीं ना कहीं इनसे छीन ली गई। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो हापुड़ से खबर आपको बता दें, चाइनीज ऐप से लोन देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान कनेक्शन 1000 से 10,000 का लोन देकर लोगों की निजी जानकारी इकट्ठा करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। इसके बाद आपको बता दें, न्यूड फोटो वायरल करने की ये धमकी दिया करते थे। 1000 से 10,000 का लोन देकर ये ब्लैकमेलिंग का काम भी करते थे। ये काला खेल
इनकी तरफ से खेला जा रहा था। पुलिस और साइबर सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पकड़े गए आरोपियों का पाकिस्तान और बांग्लादेश से कनेक्शन भी सामने आया है। पाकिस्तान में बैठा आरोपी पकड़े गए आरोपियों से ठगी करा रहा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आरोपियों को डेटा मिलता था। ठगी मामले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस लगातार तलाश में जरूर लगी हुई है, लेकिन पिछले 9 महीने में 25-30 लाख की ये ट्रांजैक्शन कर चुके हैं और आरोपियों से 5 मोबाइल, लैपटॉप, लग्जरी कार और नकदी भी यहां बरामद की गई है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने यह बड़ा खुलासा किया है। मोहम्मद ताहिर फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारियों से लेते हैं। मोहम्मद, क्या कुछ जानकारी और ये बड़ा कनेक्शन यहाँ सामने आया पाकिस्तान बांग्लादेश का? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा कि कोतवाली में अब तक कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने शिकायत की थी, जिसने पुलिस को बताया कि इसने एक मोबाइल ऐप से, एक लोन ऐप से लोन लिया था। लोन लेने के बाद जो लोन की रिकवरी करने के लिए उसके पास फोन आया, जिसमें उसकी जो निजी जानकारी थी वो उसकी उन्होंने उनके पास थी और उनके फोटो को मैं भी एडिट कर उसको अश्लील फोटो बनाकर और लोगों को वायरल करने की धमकी दी थी। कहीं ना कहीं ये जो ऐप है चाइनीज ऐप है और ये जो है प्ले स्टोर पर मौजूद है। कोई भी व्यक्ति और इन प्ले स्टोरों पे इन चाइनीज ऐपों को लोन लेने के लिए खोलता है तो वैसे ही जो तस्कर है, जो एजेंट है, लोन एजेंट है, वो सक्रिय हो जाते हैं और लोगों को हालांकि 1000 से 10,000 रुपए का ये लोन दे देते हैं और ये सारे चाइनीज ऐप है। इसके अलावा ये भी जो है पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान में बैठा शहजादा नाम का युवक वो इस सारे मामले को ऑपरेट कर रहा था, वही डाटा इन लोगों को प्रोवाइड करा रहा था। हालांकि पुलिस ने इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी अभी बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी अभी फरार है। और बिल्कुल मुख्य आरोपी फरार है और इसकी तलाश में भी पुलिस लगी हुई है, लेकिन ये बड़ा कनेक्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश से सामने आ रहा है, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो वहीं लखनऊ से आपको खबर बता दें, आज बीएसपी की बैठक है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय में ये बैठक आयोजित होगी। प्रदेश अध्यक्ष समेत जिले के नेता इसमें शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी, यानी कि अब लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने भी अपनी कमर कस ली है। अब इसको लेकर बैठक की जा रही है। जो तमाम नेता है, जो तमाम कार्यकर्ता है बीएसपी के, उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से जनता तक पहुंचा जाए, जनता तक योजनाओं को पहुंचाया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई मायनों में ये बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी नगर निकाय के चुनाव समाप्त ही हुए हैं। बीएसपी को इसमें भारी नुकसान होता नजर आया और यही वजह है कि इसको लेकर मायावती पूरी तरीके से सतर्क हो गई है, अलर्ट हो गई है। इसी को देखते हुए मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि होनी है। सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यालय में ये बैठक आयोजित होगी। प्रदेश अध्यक्ष समेत जिले के तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से जनता तक पहुंचा जाए। तो आपको बता दें, जहां एक और बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, तो वहीं अब बीएसपी ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। आज बैठक होनी है और इस बैठक में तमाम तरीके के निर्णय लिए जाएंगे, चर्चा की जाएगी लोकसभा चुनाव को लेकर और किस तरीके से अपने कोर वोटरों को एक बार फिर से इकट्ठा किया जाए, इसको लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक के अंतर्गत आज सभी कोऑर्डिनेटर और सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था। मैंने ठीक सामने जिस तरीके से गेट पे आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं एंट्री कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो रणनीतियां हैं बसपा की वो तय करनी है। यानी कि साफ है कि इस बार के जो निकाय चुनाव हुए हैं उनमें जो हार मिली है, उसके बाद आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से मेहनत करनी है और किस तरीके से पार्टी को आगे उठाना है और कौन सी
सीटें जीत के आना, उसको लेकर के ये एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी जजों को, कोऑर्डिनेटरों को बुलाया गया है। इसके साथ इनसे चर्चा की जाएगी आखिर इस निकाय चुनाव में जो हार हुई है उसका कैसे इंतजाम किया जाए। और उसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो आगे आने वाले इसमें लोकसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों को लेकर के भी बातें की रखी जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने दमखम से लड़ेंगी, तो निश्चित तौर पे बसपा की क्या रणनीतियां होंगी वो भी साफ तौर पे दर्शाती हैं। इसी के लेकर के बैठक की गई है। कुछ लोग हैं, हम बात करने का प्रयास भी करेंगे। कहाँ से आए सर? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बसपा की इस बार निकाय चुनाव में करारी हार का सामना करना, हार हुई है। कितनी सीटें निकली हैं? अरे हम तो सपा तो हमसे 12-12, 13-13 उस पर जमानतें जब्त हो गई हैं। हम सेकंड नंबर पर आए हैं। 2017 के नगर निगम के चुनाव की अगर बात करते हैं तो उसमें 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एक भी नहीं मिली। तो इस बार बीजेपी और सपा ने मिल करके हमें हराया, दोनों मिल करके हमें हराया ना। हम कहाँ से, सहारनपुर कहाँ हार रहे थे, मेरठ कहाँ हार रहे थे, आगरा कहाँ हार रहे थे, लेकिन लास्ट में प्रशासन ने हमें हरा दिया। अच्छा, कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, जैसे कि अगर बड़ा जनप्रतिनिधि जो है वो अगर मैदान में उतरता तो आज बसपा की सीटें और अधिक होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बहन जी। तो हमेशा जो छोटे निकाय के चुनाव होते हैं, नगर पंचायत के होते हैं, तो बहन जी तो कार्यकर्ताओं पर डिपेंड रहती, बहन जी बात बाहर तो आती नहीं है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव क्या तैयारियां हो रही हैं? तैयारी होगा, हम सबका यूपी में अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जो लोग आए हुए हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि रणनीतियां तय हो रही हैं बसपा की, और रणनीतियां तय होने के बाद से ही चर्चा की जाएगी। यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बसपा जो है पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती नजर आएगी। कैमरामैन बीरेंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर, इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, इसके साथ ही ऐसे कौन से विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी? मायावती की जो बैठक होगी वो साफ तौर से अगर तस्वीरों में साझा करेंगे तो यही मायावती बैठ करके अपने जो कार्यकर्ता है, जिलाध्यक्ष है, कोऑर्डिनेटर है, उनको जो है कुछ नई गाइडलाइन देंगे। तो यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से चुनाव में जिस तरीके से उनके रिजल्ट रहे हैं, उस रिजल्ट को अंतर्गत इस बार बैठक बुलाया गया। यानी कि इस बार तस्वीरों में साफ तौर से किशन है, सिंह है जो कि इकलौते विधायक हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ जो पदाधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से आने वाले समाज के लोकसभा की तैयारियां हुई हैं, उस तैयारियों को लेकर के इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। साथ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जो रिजल्ट चाहती थी बसपा सुप्रीमो मायावती, वो रिजल्ट नहीं हासिल कर पाई थी, लेकिन अब जो है आने वाले समय में कुछ नई रणनीतियों के साथ में बसपा उठेगी। उसी को रणनीति के साथ में आज ये बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। उसने यहाँ सभी पदाधिकारियों के साथ में यहाँ पे आज जो है बैठक होगी, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक होगी। इसके बाद ही जो है कुछ नए बड़े फैसले लिए जाने हैं। यानी कि साथ ही जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के जो संभावना जताई जा रही थी, वो संभावना उतनी हद तक नहीं निकल पाई थी, लेकिन लोकसभा की तैयारी पूरी तरीके से मानी जा रही है कि यहाँ पे आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक में कुछ बड़े फैसले होंगे और कुछ ऐसे फैसले होंगे जो जमीन को उतरने की बात होगी। यानी कि ये भी सच है कि आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव की तैयारियां सभी पार्टी कर रही है, तो उसी तरीके की बात करते हैं तो बसपा भी एक रणनीति के अंतर्गत जो है अपनी तैयारियों में जुट गई है। संदीप, बात कीजिए अगर तमाम जो कार्यकर्ता वहां मौजूद है उनसे आप बात कर सकें, क्योंकि यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है, लोकसभा चुनाव है और इसको लेकर तैयारियां। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से साफ पहले ही कह दिया गया था कि मीडिया को यहाँ पे आने से पहले ही ये जानकारी दे दी गई थी कि आप लोग वहाँ पे सिर्फ फोटो के माध्यम से जाएंगे, यानी कि फोटो एक्चुअली है, और इसके साथ ही साथ में यहाँ किसी प्रकार से किसी से कोई भी पदाधिकारी बोलने को फिलहाल नहीं तैयार है। यानी कि हमारे पीछे जो लोग तस्वीरें बैठे हैं, जो कि बसपा के सचिव हैं, विधायक हैं, सब बैठे हुए हैं, लेकिन फिलहाल मीडिया से बातचीत अभी नहीं संभव है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है बैठक चल रही है, बैठक का दौर चल रहा है, लेकिन
लेकिन जो बड़े पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी फिलहाल अभी कुछ बोलने पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर से ही निर्देश दिए गए हैं कि बैठक खत्म होने के बाद से ही जो निर्णय लिए जाएंगे वो मीडिया तक प्रकाशित किए जाएंगे। यानी कि साफ है कि अभी फिलहाल कोई भी कार्यकर्ता हो या कोई बड़ा नेता हो, फिलहाल वो बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। बिल्कुल, लेकिन संदीप ये बैठक कई मायनों में बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव भी हमने देखे। पिछली बार जहां बीएसपी के खेमे में 2 मेयर की सीट आई थी और इस बार वो सीट भी चले गई। जो कोर वोट हमेशा से बीएसपी का रहता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता नजर आया, और शायद यही चिंता है मायावती को भी, और इसी वजह से ये बैठक आयोजित की गई है ताकि तमाम कार्यकर्ताओं को वो दिशा निर्देश दे सके और वो जनता तक पहुंच सके और अपने काम जनता तक पहुंचा सके। देखिए, साफ है कि जिस तरीके से बसपा ने 2017 में निकाय चुनाव में दमदम से लड़ा था और अपनी 2 महापौर महाप्रत्याशी को निकाल के लेके आई थी, लेकिन इस बार के वो परिणाम नहीं देखने को मिले हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी विषय है, और सबसे बड़ी बात ये है जिस तरीके से आपने जो है अपने पार्षदों को चुनाव में लड़ाया था, मेयरों को चुनाव में लड़ाया था, लेकिन जो परिणाम आप चाह रहे थे वो परिणाम आपको नहीं मिल पाए, यानी कि वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाए, आपके पदाधिकारी वो जीत नहीं दिला सके। तो ये एक सबसे बड़ा विषय रहा है। तो इसको लेकर कि अब जो है ये बैठक होगी, इस बैठक में कुछ चीज़ें जरूर निकल के सामने आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अब जो अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेंगी। यानी कि साफ है कि जमीन पे कैसे उतरना है और कैसे आने वाले समय में लोकसभा की तैयारी करनी है, वो सारी रणनीतियों को लेकर के बसपा इस बार जो है नए प्लान के साथ में उतरने वाली। यानी कि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से निकाय चुनाव में प्लान बनाए गए थे, और निकाय चुनाव में प्लान के अंतर्गत काम किया गया था कि जहाँ एक तरफ दलित मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ में रखने की बात कही थी, इसके साथ में अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ रखने की थी, क्योंकि 17 में से 11 उम्मीदवार ऐसे थे जो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए थे। तो वो एक रणनीति का पूरी जो रणनीति थी वो रणनीति पे काम नहीं हो पाए। तो ये भी माना जा रहा है कि जो रणनीतियां बनाई जा रही थी वो रणनीति नहीं चल पा रही थी, वो ये भी एक सबसे बड़ा विषय होगा। लेकिन अब से कुछ ही देर लेकिन एक विषय ये भी था संदीप, यहाँ पर मायावती खासा एक्टिव नजर नहीं आई थी, चाहे वो विधानसभा की बात कर ली जाए, निकाय चुनाव की बात कर ली जाए। हालांकि विधानसभा में जब ये प्रश्न मायावती जी से पूछा गया कि आखिरकार अब एक्टिव मोड पर क्यों नहीं नजर आ रही है, तो उन्होंने कहा है कि हमें यहां जनता तक या जनसभाएं करने की जरूरत नहीं है, जनता तक हमारा काम ऐसे ही पहुंच जाता है क्योंकि हम जमीन पर काम करते हैं। लेकिन किस तरीके से विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया सभी ने देखा, यहां पर बीएसपी को भारी नुकसान हुआ, और उसके बाद निकाय चुनाव पर भी खास एक्टिव नजर नहीं आई थी। लेकिन इस बार एक्टिवनेस आना मायावती का, यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, अपनी गलतियों से मायावती जी सीख रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम अगर लगातार 2012 के बाद के अगर चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए थे और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद से जो ब्राह्मण ट्रम्प कार्ड खेला गया था वो कामयाब नहीं हुआ था मायावती का। इसके बाद अगर बात करते हैं तो फिर उसके बाद 2019 के चुनाव हुए, 19 के चुनाव में भी वो रणनीति जो बनाई गई थी वो रणनीति नहीं बना पाई। तो ये भी एक बड़े विषय बनते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ में अगर बात करते हैं कि जो रणनीतियाँ जो बनाई जा रही थी, फिर उसके बाद 2023 की जो रणनीति थी उस रणनीति में कारगर नहीं साबित हुई। 2022 के में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पे रणनीति बनाई गई, वहां पे गठबंधन भी हुआ, लेकिन वो गठबंधन कहीं ना कहीं विफल साबित होता है। तो ये जो रणनीतियां बनाई गई थी, बड़ी बड़ी रणनीतियां हैं, वो रणनीतियों के अंतर्गत जो काम जो प्रयास किए जा रहे थे वो प्रयास नहीं हो पा रहे थे। तो ये एक सबसे बड़ा कारण विषय माना जा सकता है। और इसके बाद ही बात करते हैं जिस तरीके से बसपा ने आने वाले समय में अपनी जो नई रणनीति के साथ में अब जो उतरना चाह रही है, यानी कि साफ है कि जिस तरीके से बसपा की जो नई रणनीति होंगी, अपने पदाधिकारियों के साथ में, अपने कोऑर्डिनेटरों के साथ में बैठ करके उनसे वार्तालाप करें कि आखिर कहाँ पे हमारी चूक हुई है, कहाँ पे गलती हुई है, किस प्रकार से समीक्षा इस विषय पे होनी चाहिए निकाय चुनाव। और इससे पहले की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी जो जिस तरीके से जो परिणाम आ रहे थे वो परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। तो ये सारे विषय थे, उन पर लेकर के समीक्षा बैठक अहम हो जाती है जब कोई बड़े कैंडिडेट जो है अगर जमीन पर नहीं उतरते हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि इस बार निकाय चुनाव में बहन मायावती जो है वो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त रही और कर्नाटक के चुनाव में रह करके ही वहां से ट्विटर हैंडल से या कहने बिल्कुल, और इसीलिए बहुत कई मायनों में ये बैठक अहम हो जाती है। और लेकिन ये देखिए अच्छी बात है कि यहाँ पर जो मायावती है वो अब पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। आप बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये बैठक की जो तस्वीरें आपने देखी अपने आप में बेहद खास हो जाती है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।